Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo and today we are going to start the third lecture of refraction of light and आज हम finally refraction of light as a topic start करने वाले हैं. In the second lecture I talked about refractive index. हमने बिल्कुल refractive index को start से लेके end तक पोस्टमार्टम किया था. जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको फील करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही अच्छे से समझाया है. आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एज अ क्वांटिटी समझो, चीज़ों को फील करो. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया तो आगे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी स्नेल्स लॉ वगैरह में. वरना अगर आप वो लेक्चर नहीं देख के आए हो तो आपको कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है. ठीक है, तो आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एज अ टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो मैं चैप्टर के पहले ही एड्रेस करना चाहता हूँ. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इटसेल्फ. ऑफलाइन क्लासेस में व्हेन आई टीच रिफ्रैक्शन एंड व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट्स कि क्या तुम रिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हो, यूजुअली जो मुझे लोग बोलते हैं कि भैया रिफ्रैक्शन का मतलब है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. या फिर कुछ लोग बोलते हैं जो किताबी डेफिनेशन है दैट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेज ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कुछ बोलते रहते हैं. बट बेंडिंग ऑफ लाइट आप बोल लो या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन बोल लो, दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ रिफ्रैक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट अलग चीज़ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग चीज़ है. भैया क्या बोल रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो. मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको गलत पता था. तो पहले मैं ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ. आपका ये मिसकंसेप्शन क्यों आया वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद टॉपिक को देखेंगे. तो रिफ्रैक्शन हमें डिफाइन करना है. डिफाइन करने से पहले जो एक लोगों को जो पता है, जो कॉमन बिलीफ है, व्हाट इज द कॉमन बिलीफ? कॉमन belief among various teachers, textbooks and students, the common belief is people say that the bending of light या फिर क्या बोलते हैं, और the change in direction of propagation of light, change in direction of propagation of light when light passes obliquely from one medium to another. कुछ बुक्स ओब्लिकली लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, समझाऊंगा मैं आपको. when light passes obliquely from one medium to another is refraction. ये डेफिनेशन बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है. सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन. इट्स अ मिसकंसेप्शन. रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत ही सिंपल है. रियलिटी तो ये है, रियलिटी बहुत ही सिंपल है. मान लो कि दिस इज एन इंटरफेस. इंटरफेस का क्या मतलब होता है? इंटरफेस बेसिकली मीन्स अब द बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू मीडियम्स. यहां पे कुछ एक मीडियम है, मान लो दिस इज एयर एंड मान लो दिस इज वाटर. एक रे ऑफ लाइट जो इनिशियली इट वाज ट्रैवलिंग इन एयर, ट्रैवल कर रहा था, इट फॉल्स अपॉन दिस इंटरफेस. इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस. एंड व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस बेसिकली मीन्स द बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू मीडियम्स. यहाँ पे मेरे दो मीडियम्स कौन से हैं? वन इज एयर एंड अनदर इज वाटर. अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करेगा तो इस रे ऑफ लाइट के कौन से प्रॉपर्टीज चेंज होंगे. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स. तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? जो प्रॉपर्टीज मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेवलेंथ. सो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जरूरी नहीं है एयर से वाटर ही जा रहा है, कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा तो उसका क्या चेंज होगा? स्पीड. इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बाद में देख लेंगे डिपेंडिंग अपॉन केस. स्पीड तो चेंज होना ही है बिकॉज स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम. वेवलेंथ तो चेंज होना ही है. जिस फैक्टर से स्पीड चेंज होगा उसी से वेवलेंथ चेंज होगा. आपको पता होगा स्पीड एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. मतलब स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा. इसी चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन.
भैया क्या बोल रहे हो, बेंडिंग तो आपने कुछ नहीं बोला, बेंडिंग से कोई रिलेटेड नहीं है। रिफ्रैक्शन का सिंपल मतलब पता है, लेमन टर्म्स में बताओ, मीडियम का चेंज होने का मतलब है रिफ्रैक्शन। भैया गलत पर आ रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है, बेंडिंग वो सब बिल्कुल नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। अगर आपको देखना है तो आप कुछ अच्छे टेक्स्ट बुक्स रेफर कर सकते हो, वहाँ पे बेंडिंग का कुछ नहीं बोला गया है। तो बेंडिंग, भैया जो लोग बेंडिंग क्यों बोलते हैं, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन। मतलब व्हेनेवर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, वो बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इटसेल्फ इज नॉट रिफ्रैक्शन। बेंड हुआ तो रिफ्रैक्शन, नहीं हुआ तो रिफ्रैक्शन नहीं, वो नहीं बोल सकते। लाइट एक मीडियम से एक दूसरे मीडियम में चला गया, उसका स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट इज एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, क्या यह नेसेसरी है उसको बेंड करना ही होगा? नहीं यार, नेसेसरी नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो बेंड नहीं करता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जिसने पहले नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज मान के चलो, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। तो द रियलिटी इज, द रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी? द रियलिटी इज दैट बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लाइट का डायरेक्शन चेंज होना, इज अ कॉन्सिक्वेंस, इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट इज generally associated with refraction। generally यूज किया मैंने, क्या मतलब है इसका? जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, वो बेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कैसे कर रहा है। अगर वो तिरछा, अगर वो ओब्लिकली आके इंसिडेंट कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा मीडियम इंटरफेस है, अगर वो ऐसे तिरछा आके गिर रहा है तो मस्ट है बेंड करेगा। बट अगर वो आके बिल्कुल नॉर्मल टू द इंटरफेस 90 डिग्री, इंटरफेस के साथ 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री में आके वो गिर रहा है, तो बेंड नहीं करेगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट दैट। सो आप अपने प्रीवियस मिसकंसेप्शन को हटाइए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन है, नहीं है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट है क्या? इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, वो बेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मीडियम के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर आके गिरा कैसे, हाउ डिड इट इंसिडेंट। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन एंड नॉट रिफ्रैक्शन इटसेल्फ, एंड नॉट रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब रिफ्रैक्शन नहीं है। बेंडिंग ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉट रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। इज बेंडिंग रिफ्रैक्शन? नो नो, बेंडिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन रिफ्रैक्शन हुआ कैसे, बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया रिफ्रैक्शन क्या है? अगर बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन नहीं है, सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन को फॉर्मली डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना समझ लो, रियलिटी ये है, मिसकंसेप्शन ये है। व्हाट इज द मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन. Reality is bending of light is a consequence of refraction and not exactly refraction. So what is refraction? This brings us to the question that what is refraction? Refraction किसको बोलते हैं? तो जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, उस रे ऑफ लाइट का स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होता है, दिस इज रिफ्रैक्शन. ओके, सो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा रिफ्रैक्शन को. हाउ टू डिफाइन रिफ्रैक्शन? whenever a ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium, then क्या होता है? its speed and wavelength, then its speed and wavelength changes.
ये कंपल्सरी है। स्पीड एंड वेवलेंथ, दिस टू टर्म्स, स्पीड एंड वेवलेंथ, दिस टू टर्म्स दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज तो स्पीड भी चेंज, वेवलेंथ भी चेंज। भैया इंक्रीज होगा या डिक्रीज? चेंज का मतलब तो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा रेयर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेयर, वो हम देखेंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है। डू नॉट, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, एक एक करके सब कुछ आंसर करूंगा मैं, जस्ट बी पेशेंट, ओके। ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, देन इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन? स्पीड एंड वेवलेंथ तो कंपल्सरी है, चेंज होगा। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, उसका स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन? क्या वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें ही जाता रहेगा या वो बेंड करेगा? वो बेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कब बेंड करेगा? अगर रे ऑफ लाइट आके एक इंटरफेस के ऊपर ओब्लिकली गिरा, इसको कहते हैं ओब्लिक इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक मतलब ये मेरा इंटरफेस था, ये मेरा बाउंड्री था, बाउंड्री के साथ एक सर्टेन एंगल, मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, ये 90 नहीं है। अगर बाउंड्री के साथ एग्जैक्टली 90, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। अगर वो बाउंड्री के साथ एंगल 90 कर रहा है तब वो ऐसे ही चला जाएगा, बेंड बिल्कुल नहीं करेगा। एंड अगर वो बाउंड्री में तिरछा होकर आगे गिर रहा है तब बेंड करेगा। तो इसको भी यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, एंड दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन? नोट डाल के डाल देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द लाइट इज इंसिडेंट, लाइट कैसे इंसिडेंट किया, ठीक है। सो नोट डाल के क्या हम बोल सकते हैं यहां पे, इन द नोट व्हाट कैन आई से, दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट मे और मे नॉट चेंज, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंडिंग अपॉन हाउ लाइट इज इंसिडेंट, हाउ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस। अगर रे ऑफ लाइट आके, स्पेस कम है, अगर रे ऑफ लाइट आके यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ये आपका बाउंड्री था, मान लेते हैं एयर है, मान लेते हैं वाटर है। अगर रे ऑफ लाइट ओब्लिकली इंसिडेंट किया तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज होगा। फॉर ओब्लिक इंसिडेंस, फॉर ओब्लिक इंसिडेंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन विल चेंज। क्यों चेंज होगा भैया ओब्लिक के लिए? सब कुछ आंसर करेंगे, अभी तो आप समझो बस। अगर ये मेरा एयर था, एक वाटर था, एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर जा रहा था, नॉर्मली इंसिडेंट किया, नॉर्मली मतलब ये जो रे है मेरा इंसिडेंट रे, वो इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना? 90, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस पॉइंट में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ समझाऊंगा मैं, बट ओब्लिक इंसिडेंस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज नहीं होगा। इस टॉपिक से क्या टेक अवे है हमें? अभी हमने डिटेल में, मैं सब कुछ मैथमेटिकली समझाऊंगा, चिंता मत करो। मुझे ना बार बार ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता कि मैं सब कुछ समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, उसको लगता है कि यार कुछ समझा नहीं रहे हो, जो बोले जा रहे हो। पहले मैं उसको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ हम समझेंगे। क्या बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन है? बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, एंड जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देयर इज अ चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ। उसका स्पीड एंड वेवलेंथ तो कंपल्सरी चेंज होगा। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हमेशा चेंज होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है? हमेशा चेंज नहीं होगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है एंड वो ओब्लिकली आके गिरा, तिरछा आके गिरा, तब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी चेंज होगा। स्पीड एंड वेवलेंथ तो चेंज होगा ही, along with change in speed and wavelength, its direction of propagation will also change. What about normal incidence? What about normal incidence? Speed will change, wavelength will change, direction of propagation will not change. ठीक है, एक बार अगर समरी कर दूं मैं, तो
अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जा रहा है, मान लेते हैं ये मेरा मीडियम 1 था, ये मेरा मीडियम 2 था, एंड रे ऑफ लाइट ऐसे तिरछा आके गिरा। जिस पॉइंट में आके गिरा इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट में आके रे ऑफ लाइट गिरा दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, याद है आपको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा तो आपको आइडिया होगा। एंड हमेशा हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। सो एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ये जो डॉटेड लाइन होता है, ये डॉटेड लाइन इंटरफेस के साथ, ये बाउंड्री के साथ, ये जो मेरा बाउंड्री है उसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंड मेरा जो ये इंसिडेंट रे है इसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये तिरछा आके गिरा तो ये क्या बोलेंगे हम? ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक क्यों? देखिए नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एक कुछ ना कुछ एंगल है। मान लेते कि ये मेरा इंटरफेस था, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरा तो यही मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो देखिए मेरा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एक सेम लाइन है, यही मेरा नॉर्मल है एंड यही मेरा इंसिडेंट रे है। तो आप बताइए यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा इंसिडेंट रे आई आर एंड नॉर्मल ओवरलैप कर रहे हैं ना, नॉर्मल दे आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस, कंफ्यूज मत होइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, बट इंसिडेंट रे इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? व्हाट इज द, अगर मैं यहां पे पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो आप बोलोगे भैया लॉजिकली कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है एंड द ओवरलैपिंग लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इंटरफेस? इंसिडेंट रे एंड इस बाउंड्री के बीच का कितना एंगल है? 90। सो कंफ्यूज मत होइए, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जब भी मैं पूछता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, वो बताते हैं 90 डिग्री। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ एंगल है 0 डिग्री। तो क्योंकि इंसिडेंट रे इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। या फिर इस रीजन से बोलते हैं कि ये इंसिडेंट रे एग्जैक्टली अलोंग द नॉर्मल आके गिरा, दैट मीन्स द इंसिडेंट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल, है ना, अलोंग द नॉर्मल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब है? इंसिडेंट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल। एंड देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे गिरा कि नॉर्मल के साथ उसका कुछ नॉन जीरो एंगल है, अलोंग द नॉर्मल आके नहीं गिरा, इसलिए इसको बोलते हैं ओब्लिक इंसिडेंस। अब ओब्लिक इंसिडेंस में क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है? यस, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होता है? बिल्कुल, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होता है। अ रे ऑफ लाइट moves from one medium to another medium and it falls obliquely. Does speed of light change? हाँ, medium change हो रहा है, speed of light changes. Does wavelength of light change? हाँ, medium change हो रहा है, wavelength of light changes. Does light bend? क्या light bend होगा? बिल्कुल, oblique है इसलिए bend होगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी नॉर्मल एंड ओब्लिक फिर से नहीं समझाऊंगा, ये मैं इंट्रोडक्शन चल रहा है, सब कुछ डिटेल में आएगा। नॉर्मल इंसिडेंस, क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है? बिल्कुल। क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होता है? बिल्कुल। क्या लाइट बेंड करेगा? नहीं। क्या इस केस को रिफ्रैक्शन बोलेंगे? क्या नॉर्मल इंसिडेंस को रिफ्रैक्शन बोलेंगे? यस, दिस इज रिफ्रैक्शन फॉर श्योर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैन नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट बी कंसिडर्ड एज रिफ्रैक्शन? यस, बट लाइट तो भैया बेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंडिंग एंड रिफ्रैक्शन अलग चीज है, बेंडिंग इटसेल्फ इज नॉट रिफ्रैक्शन। आई होप मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। इससे ज्यादा और कुछ बोलना चाहूंगा, आपको बोल लगेगा, कितनी बार एक बात बोल रहे हो, समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉट रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जस्ट डेफिनेशन समझा। अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स समझाऊंगा, पहले हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्शन, whenever a ray of light moves from one medium to another medium, there is a change in what? Speed and wavelength. This phenomena is known as refraction. And refraction of light हमेशा कहाँ पे होता है? सरफेस में होता है ना,
किसी सरफेस में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होगा, इसीलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ सरफेस फिनोमेना. Refraction of light is a surface phenomena because it takes place at the surface separating two medium, because refraction always takes place at surface separating two mediums. And what is the plural of medium? The plural of medium is basically media, है ना. medium is a singular, इसका प्लूरल मीडियम्स नहीं होता, दैट इज मीडिया. ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए. पहले आप इतना नोट कर लो, अपने मन में मिसकंसेप्शन हटा के ये कंसेप्ट बैठा लो, उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. आई होप मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया होगा. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन डेफिनेशन देख लिया. अब रिफ्रैक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आप फिर से समझो कि ये मेरा कुछ बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहे हैं. मान लेते हैं कि ये मेरा मीडियम 1 है, कुछ भी हो सकता है. ये मेरा मीडियम 2 है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, ये इंटरफेस है, बाउंड्री है जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रहे हैं. ओके, एक रे ऑफ लाइट आके इस मीडियम में इंसिडेंट हुआ, तो अगर मुझे रिफ्रैक्टेड रे, इसको तो हम इंसिडेंट रे बोलेंगे. द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन द इंटरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. अगर मुझे रिफ्रैक्टेड रे शो करना है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल. ये मेरा नॉर्मल है, एंड लेट दिस एंगल बी आई. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन drawn to the interface, which is perpendicular to the interface at the point of incidence. Point of incidence का क्या मतलब है? सबसे पहला टर्म हमने क्या देखा यहाँ पे? इंसिडेंट रे. मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो. इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द इंटरफेस. द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द इंटरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. What is interface? The boundary that separates two mediums is known as interface. The boundary that separates two mediums is known as interface. Second is point of incidence. Second is POI. Short में लिख रहा हूँ, point of incidence. The point at which the ray of light strikes the interface. अगर ये मेरा interface है, रे ऑफ लाइट इस पॉइंट में आके स्ट्राइक कर रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. रे ऑफ लाइट इस पॉइंट में आके स्ट्राइक कर रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. जिस पॉइंट में रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगा, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए. डेफिनेशन के पीछे मत भागिए, लिखना है तो लिख सकते हैं, बट कंसेप्चुअली फील कीजिए. ठीक है. उसके बाद मेरा जो होगा वो है नॉर्मल. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद नॉर्मल. नॉर्मल में क्या लिख सकते हैं? इट्स एन इमेजिनरी लाइन. जब रिफ्रैक्शन होता है तब क्या कुछ नॉर्मल होता है वहाँ पे? नहीं, ये नॉर्मल हम खुद, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मार्क करने के लिए हम खुद शो करते हैं. सो ये हमारे, जब हम रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑन द कॉपी, सो फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर ड्राइंग द नॉर्मल. सो व्हाट इज नॉर्मल? इट इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन. इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू द इंटरफेस, है ना, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. नॉर्मल एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, अगर ये मेरा इंटरफेस है, ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो कि इंटरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, एंड एग्जैक्टली कौन से पॉइंट में होगा? क्या इस पॉइंट को भी हम नॉर्मल बोलेंगे? नहीं. क्या इस लाइन को भी हम नॉर्मल बोलेंगे? नहीं. नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ड्रॉ करना चाहिए. ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. And what is the significance of normal? All the angles, that means the angle of incidence, angle of refraction, they will be marked from the normal. So what is the significance of normal? Normal का क्या importance है? हम क्यों draw करते हैं significance of normal? The significance of normal is the angle I and angle R, angle of incidence and angle of refraction. यहाँ पे reflection नहीं, refraction will be marked from normal.
नॉर्मल, दैट इज द सिग्निफिकेंस, राइट। ओके, अब हम रिफ्रैक्टेड रे को शो करने वाले हैं यहाँ पे। अब रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम शो करना चाहते हैं, देखिए ये ओब्लिकली आके इंसिडेंट किया तो ये तो बेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि ये जो मीडियम 1 था दिस वाज एयर एंड ये जो मीडियम 2 था ये पानी था। मतलब मेरा जो रे ऑफ लाइट है इट इज़ मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर। अब व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आप थोड़ी देर के लिए मान लो, इसके बाद मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा। ये मेरा इंटरफेस है, समझिए एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था, क्योंकि जब तक वो एक पर्टिकुलर मीडियम में है तब तक तो स्ट्रेट जाएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पे आके ये इंटरफेस में गिरा। ये मेरा एयर था, ये पानी में अब जस्ट एंटर करने वाला है। मान लेते कि अगर यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं होता एंड यहाँ पे एयर ही होता है ना, सपोज ये एयर है मेरा, एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, कब तक स्ट्रेट जाएगा? जब तक वो एयर में ट्रैवल कर रहा है तब तक स्ट्रेट जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं होता है, इधर भी एयर होता, तो क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट 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 चला जाता? बिल्कुल। सो ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से डायरेक्शन शो किया है, ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर मेरे जिंदगी में तुम ना होते, कौन? इंटरफेस अगर जिंदगी में तुम ना होते, लाइट क्या सोच रहा होगा मनी मन? मैं तो स्ट्रेट जा रहा था, जैसे मैं इंटरफेस में स्ट्राइक किया अब मैं बेंड करूंगा क्योंकि मैं दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा हूँ। पर अगर दूसरे मीडियम में मैं एंटर नहीं करता तो क्या वो स्ट्रेट चला जाता? बिल्कुल। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओरिजिनल डायरेक्शन का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता इंटरफेस, अगर मीडियम सेम होता तो क्या रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में चला जाता? बिल्कुल। बट क्योंकि ये एयर से पानी में जा रहा है, वो नॉर्मल के और बेंड करेगा। देखिए अगर बेंड नहीं करता, स्ट्रेट जाना होता तो इस डायरेक्शन में जाता। अब आइदर बेंड इधर कर सकता है नॉर्मल से दूर या नॉर्मल के तरफ, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एयर से वाटर में जा रहा है। एयर मेरा रेयर मीडियम है एंड वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो डेंसर मीडियम है, सो क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? क्या ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बिल्कुल नहीं। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें जो फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ यही बताता है कि मेरा जो ये इंसिडेंट रे है, मेरा जो ये रिफ्रैक्टेड रे है एंड ये जो नॉर्मल है। अच्छा आप मुझे बताइए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल को क्या मैंने इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सका? मैं बिल्कुल कर सका। क्या मैं इस बोर्ड को एक प्लेन सरफेस बोल सकता हूँ? यस। ऐसा तो नहीं है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल बोर्ड के बाहर आ रहा है, कुछ 3D सरफेस में आ रहा है, नहीं। ये तीनों लाइन को, ये इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे एंड नॉर्मल, क्या मैं एक सरफेस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल। क्या आप इसे अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। देखिए हम कॉपी में 2D सरफेस, 2D फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3D कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक और रे ऐसे दे देता कि अगर ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, ये वाला कौन सा रे है? दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। तो इन रियलिटी तो मेरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये चारों सेम प्लेन में होते हैं। आप बोल सकते हो भैया एक साथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? हाँ हो सकता है, क्योंकि जब एक रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये बाउंड्री कैसा है, कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। बट जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट करेंगे, जो मेरा पहला पॉइंट है उसमें वो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसमें ध्यान रखना नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल बोलने से नहीं होगा, नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करते हो वो भी बोलना, नॉर्मल टू द इंटरफेस। किसके साथ नॉर्मल है? टू द इंटरफेस। कौन से पॉइंट में? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन,
all lie on the same plane. Plane. Plane is a mathematical word which means surface. All of these three can be represented. In fact incident ray, reflected ray, refracted ray एंड नॉर्मल, इन रियलिटी तो ये चारों सेम प्लेन में होते हैं, ये चारों सेम प्लेन में होते हैं। जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करते थे तब हम क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, व्हाइल स्टेटिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट करने में कौन सा बोलते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल ऑफ देम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम सरफेस, दैट दिस इज द मीनिंग। अब सेकंड देखते हैं, जो सेकंड लॉ है इसका उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ में क्या देखा गया? स्नेल्स लॉ को फील कीजिए, थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ तो ये सिंपल है, सेकंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। दिस वाज गिवन बाय डच मैथमेटिशियन स्नेल्स एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, बाय एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया। मान लेते हैं ये मेरा इंटरफेस है, एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है। मान लेते हैं कि उसने कुछ एंगल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल I1 में उसने आके इंसिडेंट किया। तो अगर एक रे ऑफ लाइट, ये हैबिट आप डालो, हाँ, अगर यहाँ पे इंटरफेस नहीं होता तो क्या ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चला जाता? रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करने से पहले वो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सा है वो दिखाने का हैबिट करो, बट क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमें पता है। मान लेते हैं ये एंगल R1 है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया? उन्होंने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, मान लेते हैं एंगल I1 में, एंड ये एंगल R1 है। उन्होंने साइन ऑफ I1 कैलकुलेट किया। ट्रिगोनोमेट्री आपने देखा होगा, साइन रेशियो साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में उन्होंने इंसिडेंट कराया, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में उसको, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उनको ऑब्टेन हुआ एंड उन्होंने साइन रेशियो निकाला। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हो आप, है ना। उन्होंने साइन निकाला, साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ R1। फिर उन्होंने क्या किया? एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, मान लेते हैं I1 से मैंने I2 कर दिया, तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा इंक्रीज होगा। सो फिर उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इंक्रीज कराया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कराया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हुआ? बिल्कुल नहीं। इन दोनों का इंक्रीज का रेट प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। बट उन्होंने एक अमेजिंग चीज जो ऑब्जर्व किया कि अगर साइन ऑफ I2 बाई साइन ऑफ R2 वो निकाले तो पहले जो आया था वही आया। उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज किया। देखिए अब कितना ज्यादा, I3, तो उसको ऐसे चला जाना चाहिए था, बट इन रियलिटी R3। अब फिर से उन्होंने साइन I3 बाई साइन R3 निकाला, सेम आया। सो दिस इज द रिलेशन दैट ही गेव अस। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, बट क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा? बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा, बट जो होगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा, इसका रेशियो कांस्टेंट होगा। साइन I बाई साइन R का जो रेशियो है दैट विल बी कांस्टेंट। सो ही सेड दैट ऑन इंक्रीजिंग, he concluded on the basis of experiment, on increasing angle of incidence, on increasing angle of incidence, angle R also increases, angle R also increases, but not in the same proportion, but not in same proportion। मतलब अगर मैंने एंगल I को डबल कर दिया, एंगल I को मैंने अगर डबल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि R भी डबल हो गया। R भी इंक्रीज किया होगा, कुछ 1.5 टाइम्स, कुछ 1.4 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। बट जो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि साइन I बाई साइन R हमेशा कांस्टेंट होगा। इस केस में आप साइन I एंड साइन R निकालो, दोनों का रेशियो लो कांस्टेंट। इसमें साइन I बाई साइन R लो, दोनों का रेशियो लो कांस्टेंट। साइन I बाई साइन R लो, रेशियो लो कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट का क्या वैल्यू आया? अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ1 से डिनोट कर रहा हूँ, 1 है, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये क्या था? ये मेरा वाटर था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। पता है इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया?
साइन आई बाई साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2, साइन I3 बाई साइन R3। उन्होंने 3 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर किया, साइन I1 बाई साइन R1, साइन R2 बाई साइन R2। इस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ, इस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू आया। सेकेंड केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम वैल्यू आया। थर्ड केस में फिर से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम वैल्यू आया। पता है कितना वैल्यू आया? उसका वैल्यू आया 1.33। एंड 1.33 क्या था? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, है ना? इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या मैं बोल सकता हूँ 1.33 बाई 1 आया, क्योंकि एयर का पहला था। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या आया इन रियलिटी। उन्होंने ये कंक्लूड किया अगर मीडियम है, एंगल मेरा कुछ आई है एंड यहाँ पे एंगल कुछ आर है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है या टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अगर किसी भी मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्योंकि अगर ये एयर एंड ग्लास है, एयर टू ग्लास है एंड रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कितना आएगा? 1.5 विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, क्योंकि एयर का 1 है। सो आई कैन से दिस इज μ2 बाई μ1। दिस इज द रिलेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। कोई बुक्स में लिखा रहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अब वैसे याद ना रखे, गलती हो जाएगा। वो म्यू इसलिए लिख देते क्योंकि वो एयर से लेके जा रहे होते हैं एंड नीचे वाला 1 आ जाता है, बट इन रियलिटी अगर ग्लास से वाटर में जा रहा है तब आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है, ठीक है। μ1 कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आज से लेके क्लास 12 तक आपको याद रखना है। अगर वो μ1 बोल रहा है, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब कौन सा फर्स्ट मीडियम, कौन सा सेकेंड मीडियम? जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है वो फर्स्ट मीडियम होती है, जिस मीडियम पे रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है वो सेकेंड मीडियम होता है। तो यहाँ पे एयर फर्स्ट मीडियम है या ग्लास? रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है तो μ1 इज 1 एंड ग्लास पे जा रही है तो μ2 इज 1.5। सो μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम which light originates, and μ2 is the refractive index of that medium into which light finally goes, that means in which the light terminates, ठीक है। एंड इस लॉ को उन्होंने कैसे स्टेट किया लैंग्वेज में? उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ, देखिए, समथिंग बाय समथिंग, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब मीडियम्स को सेम अगर कर लो तो ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। मतलब उन्होंने ऐसे स्टेट किया इसको, अगर मैं दिखाऊं, वो बोल रहे कि मान लेते हैं कि ये एयर है, ये ग्लास है, रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर में एंगल आई है एंड आर है। तो अगर मैं साइन आई बाई साइन आर निकालूं, वैल्यू कितना आ जाएगा एयर से ग्लास में जाने के लिए? 1.5 कांस्टेंट है पहली बात। एंड कांस्टेंट क्या है? इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5, फर्स्ट मीडियम का 1, सो कितना आ जाएगा? 1.5 बाई 1। अगर वो ग्लास से वाटर में जा रहा है तो μ1 क्या होगा? जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है वो तो ग्लास है, 1.5, एंड वाटर कितना हो जाएगा? 1.33। यहाँ पे अगर मैं साइन आई बाई साइन आर निकालूँ तो वो कितना आ जाता है? दैट विल बी μ2 बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब 1.33 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1.5। अगर रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर मीडियम्स को तुम कांस्टेंट कर लो तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब ग्लास एंड वाटर के लिए साइन आई बाई साइन आर इतना होता है, एयर एंड ग्लास के लिए साइन आई बाई साइन आर इतना होता है। एंड वैल्यू क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको ही अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे कि क्या वो बोला, स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्नेल्स लॉ? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? इट इज साइन आई बाई साइन आर विच इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। इसको लैंग्वेज में कैसे स्टेट करते हैं? देखिए,
द रेशियो ऑफ, ही सेड द रेशियो ऑफ साइन, SINE, साइन तो SIN लिखते हैं जब हम रेशियो लिखते हैं, बट उसका नाम क्या है, SINE, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction is a constant for a given pair of media, for a given pair of media, and this constant is called, refractive index of mu 2 by mu 1 ना, साइन आई बाई साइन को सॉल्व करके आता है, mu 2 है कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium. This is Snell's law. देखो डिटेल में समझाया, रेशियो मैं लिख भी सकता था, सिर्फ इतना नहीं समझ के लिख देता, बस आप रट लेते, कुछ रटने का नहीं है। साइन आई बाई साइन आर सॉल्व करेंगे किसी भी दो मीडियम के लिए, म्यू 2 बाई म्यू 1 ही आएगा, एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करके उन्होंने निकाला है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्लास 10 में प्रैक्टिकली आप लैब में स्नेल्स लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हो, ग्राफ ऑफ प्लॉट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्नेल्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको मैं इंटरचेंज करके आपको एडवाइस करूंगा, आप ऐसे ही याद रख लो। अगर साइन आई बाई साइन और म्यू 2 बाई म्यू, ये तो आपको याद ही हो गया। म्यू 1 को इधर ले जा सकते हो, तो ये क्या आता है, म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। म्यू 1 साइन आई इज म्यू 2 साइन आर। तो रिलेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब मैं स्नेल्स लॉ से आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा एंड ये 2 क्वेश्चन करा के मैं ये स्नेल्स लॉ का जो ये मैथमेटिकल रिलेशन है थोड़ा सा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए।